हेलो। हेलो। हाँ मित्रों नमस्कार, एक बार देख लीजिएगा आवाज सभी मित्रों तक पहुंच रही है मेरी। एक बार आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा अब आवाज पहुंच रही है सभी मित्रों तक। हाँ मित्रों अब आवाज आ रही होगी बिल्कुल। हाँ धन्यवाद कभी आवाज चली जाती है मित्रों, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी चलते चलते कभी भी हमें छोटे मोटे नखरे दिखा जाती है। इसलिए आपने धैर्य धारण किया, मैंने कुछ प्रयास किया और देखिए हम सफल हो गए। ऐसे ही आपको भी सफल होना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में मित्रों। और सबसे पहले देखिएगा आज का सुविचार आपके लिए जरूर मैं लाता हूं। महत्व इसका नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, बहुत गंभीर पंक्ति है। महत्व इसका नहीं है कि आप कितने अच्छे हों, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं मित्रों। तो आप सभी अपने जीवन में इन पंक्तियों को उतारें और महत्व इस बात का रहेगा जीवन में कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिन जिन की इच्छा है जरूर ले लीजिएगा। और हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और आप सबका पुनः स्वागत करता हूं मित्रों। और अधिक से अधिक संख्या में हमारे मित्र जुड़ें और जैसे ही आप जुड़ते हैं एक बार जरूर मंदिर की घंटी बजाने की तरह लाइक जरूर कर दीजिएगा मित्रों, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और मधुरम हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करते हुए हिंदी शिक्षण विधियां रीति विज्ञान, आज हमारी इस संदर्भ में 12वीं कक्षा है मित्रों। ये 12th क्लास है हमारी मान लीजिए। और निदानात्मक परीक्षण आज हम पढ़ने वाले हैं। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। उपचारात्मक शिक्षण, इसके अर्थ को हम समझेंगे, परिभाषा को समझेंगे, महत्व को समझेंगे मित्रों, है ना। अर्थ, परिभाषा और महत्व को समझेंगे, साथ ही साथ इसके प्रकार को भी हम समझेंगे, यहाँ पर प्रकार को समझेंगे मित्रों। उसके बाद इसके सिद्धांत को समझेंगे। इस प्रकार से हम आज निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण को परीक्षा के दृष्टिकोण से सरल तरीके से समझते हुए परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। इसलिए आप सभी का स्वागत है मित्रों। और ये आप देखिएगा सेकंड ग्रेड के लिए एक नया टॉपिक है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड ग्रेड वाले मित्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आप सभी मित्र जुड़ गए हैं और भी मित्र जितने हैं वो जरूर जुड़ जाइएगा। भाषा में सबसे पहले मित्रों बात करते हैं किसकी? मूल्यांकन की, है ना। बहुत महत्वपूर्ण होता है मूल्यांकन। भाषा में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? मूल्यांकन की। मित्रों जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में एक स्थिति आती है, तब हमें मूल्यांकन करना ही होता है कि इतने दिनों से जो हम काम कर रहे थे उस काम को इतने दिनों से करने पर आखिर क्या हमने पाया है, क्या खोया है, इसका एक कोई न कोई मूल्यांकन हमें करना ही होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी समय समय पर क्या किया जाता है मित्रों? छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रायः किसका किया जाता है? छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। और इस मूल्यांकन के आधार पर ही हम कक्षा में मान लीजिए 50 छात्र पढ़ रहे हैं, उन 50 छात्रों की प्रगति से हम स्वयं अवगत होंगे। और अगर किन्हीं छात्रों में अगर प्रगति वांछित नहीं दिखाई देती है तो हम कुछ अतिरिक्त प्रयास करने वाले हैं। और ये अतिरिक्त प्रयास कब करेंगे? जब हमें ये पता चल जाए कि कुछ बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उनकी प्रगति हमें अच्छे से दिख नहीं रही है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर बीएस ब्लूम। डॉक्टर बीएस ब्लूम ने इस प्रक्रिया को यानी मूल्यांकन प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया का अर्थ है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिभुज के द्वारा समझाया है। त्रिभुज के द्वारा समझाया है और उन्होंने इस त्रिभुज के एक कोने पर या एक छोर पर कौन है? शिक्षण उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ठीक है, ये शिक्षण के उद्देश्य हैं। और उसके बाद सीखने के अनुभव एक सिरे पर है। और तीसरे सिरे पर बात करते हैं व्यवहारगत परिवर्तन, जिसको हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी कहते हैं। इस प्रकार से एक मूल्यांकन की प्रक्रिया चलती है मित्रों। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को अगर हम चाहें तो सामान्य रूप से हम मूल्यांकन कह सकते हैं, है ना। और आप जानते हैं
कि इसी में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए हम किस तरह से इस बात को स्पष्ट करेंगे। मित्रों, इसको सरल शब्दों में आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक तरफ कौन है, शिक्षक है मित्रों, एक तरफ कौन है, शिक्षक है, दूसरी तरफ कौन है, छात्र है, और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या है, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है मित्रों, इसको हम कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया। क्या कहते हैं मित्रों? ये शिक्षण की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? शिक्षण की प्रक्रिया है मित्रों। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां से इस तरफ है ना, या सीधा आप यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ से हम यहाँ ट्रायंगल में हम शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, उस निर्धारित पाठ्यक्रम को समझाने का काम विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए, शिक्षण के उपागमों का प्रयोग करते हुए शिक्षक जो है वो क्या करता है, छात्र तक उस बात को पहुंचाता है। ठीक है, अब हम कुछ समय पश्चात हमें ये पता करना होता है कि छात्र को जो समझाया उसको कितना समझ में आया, यानी उसका अधिगम कितना हुआ है ना। किसका पता लगाना होता है? अधिगम का। जब हमें पता लगाना होता है मित्रों, तो अधिगम का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो मूल्यांकन करेंगे मित्रों, या हम क्या कर सकते हैं, मापन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो या तो मापन का प्रयोग करेंगे या मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया मित्रों। हाँ, इसमें एक्चुअल में क्या है, व्हाइट पेन नहीं है, आज थोड़ा सा आपको तकलीफ पड़ेगी। ब्लैक आपको ठीक दिखेगा तो ब्लैक का उपयोग कर सकता हूँ यहाँ। तो आप देखिएगा मापन, ठीक है, मापन। अब मापन या मूल्यांकन के बारे में बाद में हम किसका पता लगाना चाह रहे हैं कि छात्र ने वास्तव में क्या किया है, कितना अधिगम किया है, इसका हम पता लगाना चाहते हैं। तो आप सोचिए, ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले जो मूल्यांकन, मान लीजिए हमने 50 छात्रों का क्या किया है। देखिए कौन सा कलर आपको ठीक लगेगा। मान लीजिए 50 छात्रों का हमने क्या किया, मूल्यांकन किया या मापन किया, है ना। और 50 छात्रों में से आप देखिएगा कि 40 छात्र जो हैं वो तो मतलब औसत से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 10 छात्र जो हैं वो औसत से बहुत कम प्रदर्शन कर पा रहे हैं, या इनका प्रदर्शन जो है अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, शिक्षक की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर शिक्षक को अपनी या तो शिक्षण प्रक्रिया को चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक शिक्षक ने एक ही तरीके से सभी बच्चों को बहुत स्नेह के साथ अच्छे से समझाते हुए किसी पाठ को समझाया था, और उसी पाठ का जब मूल्यांकन किया गया, मापन किया गया, परीक्षा ली गई, टेस्ट लिया गया, तो 10 बच्चों में जो टेस्ट के अंक आने चाहिए थे आशा के अनुरूप वो नहीं आते हैं। तो वहां से प्रक्रिया शुरू हो जाती, किसकी? निदानात्मक परीक्षण की। ध्यान देना, वहां से प्रक्रिया किसकी शुरू हो जाती है? निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया। चलिए, निदानात्मक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये एक प्रकार से डायग्नोस करने का एक तरीका है कि आखिर इन 10 बच्चों में जो अंक 2-2 ही आए हैं 10 में से, या 1 अंक आया है और कुछ बच्चों के 0 आए हैं, तो आखिर इतने कम अंक कैसे आ सकते हैं जब इनको भी हमने पूरा समय देकर पढ़ाया था। तो ये निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। जिस तरह से एक डॉक्टर जो है वो क्या करता है, टेस्ट लिखता है ना, और उस टेस्ट के आधार पर बीमारी का क्या करता है, पता लगाता है और उसके बाद उपचार देता है मरीज को। ठीक उसी तरह से शिक्षक जो है वो पहले क्या करेगा, एक क्लिनिकल टेस्ट है, निदानात्मक है ना, डायग्नोसिस टेस्ट है, ये परीक्षण करेगा। परीक्षण करने पर जब उसे पता चलता है कि इन बच्चों का जो अधिगम स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो बहुत कम है, जो बात कक्षा में बताई गई ये शायद उस बात को समझ ही नहीं पाए, और विषय का जो सामान्य ज्ञान इनके पास होना चाहिए था वो सामान्य ज्ञान भी इनके पास नहीं है। फिर इन सब बातों पर विचार करने के बाद वो कौन सा तरीका अपनाता है मित्रों? उपचारात्मक शिक्षण का तरीका अपनाता है। कौन सा तरीका अपनाता है? उपचारात्मक शिक्षण का तरीका अपनाता है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण जो है वो उन 10 बच्चों को अतिरिक्त समय देकर अलग से शिक्षक जो है उनको पास में बिठाकर एक एक प्रत्यय पुनः समझाता है, और अच्छे से समझाने के बाद उन्हें वास्तविक कक्षा स्तर के बराबर लाने का प्रयास करता है। इसी को हम उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं मित्रों। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट रहा, और इस कॉन्सेप्ट के बलबूते पर हम उन बच्चों का सहयोग कर पाते हैं जो कक्षा
7 में आ तो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं कक्षा 7 का बौद्धिक स्तर नहीं रख पा रहे हैं, तो उन बच्चों को कुछ विषयों में या कुछ प्रकरण में ज़्यादा ही समस्या आ रही है, तो उन्हें पास में बिठाकर अलग तरीके से, सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। सभी मित्रों को नमस्ते मैं कर ही रहा हूँ, और बहुत सारे मित्र जो हैं हमारे जुड़ रहे हैं, और आपका जुड़ना मुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जुड़ने के साथ साथ जरूर मधुरम हिंदी की घंटी बजा दीजिएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक द्वारा विविध शिक्षण विधियों, ध्यान देना, विविध शिक्षण विधियों द्वारा कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया को संपादित किया जाता है ना। हम जानते हैं कि शिक्षण विधियों का प्रयोग एक शिक्षक को करना ही होता है ना, और इसलिए करना होता है ताकि वो कक्ष में बहुत अच्छे से बच्चों को कम समय में सरल तरीके से अधिगम करवा पाए। फिर देखिए मित्रों, पाठ्यक्रमानुसार अधिकाधिक अधिगम करवाने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा, है ना, अधिकाधिक अधिगम करवाने का प्रयास किया जाता है छात्रों को। फिर अंत में छात्रों को मापन या मूल्यांकन प्रक्रिया से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। ठीक है, जब हमने 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ उनको पढ़ा दिए हैं बच्चों को, तो बाद में हम प्रथम टेस्ट के रूप में या कक्षा टेस्ट के रूप में हम उनका मापन या क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। मित्रों, कुछ छात्रों का प्रदर्शन बेहद खराब रहता है। जब उन्होंने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद कॉपी चेक की, कॉपी चेक करने के बाद शिक्षक को लगा कि यार 50 में से 10 बच्चों का जो प्रदर्शन है या 6 बच्चों का जो प्रदर्शन है वो तो बहुत ही खराब है। और ऐसे कैसे हो सकता है? जब मैंने उन्हें भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो जैसे ही ये प्रदर्शन होता है और शिक्षक को कहीं न कहीं मन में ये विचार आता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि इन 6 बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तब जाकर आप देखिए, तब जाकर आप देखिएगा, तब शिक्षक द्वारा खराब प्रदर्शन के कारणों की खोज की जाती है ना। तब आखिर उन 6 बच्चों ने अपना प्रदर्शन ठीक क्यों नहीं किया, इसके बारे में क्या किया जाता है? खोज की जाती है, थोड़ी खोजबीन करते हैं, और उन 6 बच्चों को वो हो सकता है अलग से किसी कक्ष में बुलाए, एक एक बच्चे से बात करे, मित्रवत बात करे कि आखिर बेटा बताओ कि हो क्या रहा है ना। ये जो प्रश्न तुम्हें दिए थे क्या वास्तव में तुम्हें नहीं आ रहे थे, और क्यों नहीं आ रहे थे ये मुझे समझाओ स्पष्ट रूप से, है ना। इसलिए वो बहुत विश्वास में लेकर सत्य का पता लगाता है। ये सत्य का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण है, ध्यान रखिएगा, है ना। किसी समस्या की तह तक पहुंचना और उसकी जड़ को खोजना निदानात्मक परीक्षण है। क्योंकि बीमारी की जड़ अगर पकड़ में आ जाएगी तो आप सोचिए हम बीमारी को सही कर सकते हैं, और अगर जड़ पकड़ में नहीं आई तो उपचार पर उपचार करते रहे, लेकिन वास्तविक समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप यहाँ पर भी पढ़िएगा, कुछ वीडियो इसमें डालेंगे, कुछ दूसरे रिकॉर्डेड भी होंगे, है ना। इसलिए आप तो कुल मिला के मैं तो ये चाहता हूँ कि बस आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ जाइएगा, ठीक है ना। और वहाँ कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी आपके सामने उपस्थित होने वाली हैं, तो आप यहाँ भी पढ़िएगा, वहाँ भी इनका आनंद लीजिएगा। सब डाल रहे हैं, चिंता नहीं करें। फिर देखिएगा, कारणों का पता चलते ही, फिर क्या है? कारणों का पता चलते ही शिक्षक द्वारा छात्रों हेतु, कारणों का पता चलते ही शिक्षक द्वारा छात्रों हेतु विशेष रूप से या सरल तरीके से पढ़ाने का कार्य किया जाता है। ये पढ़ाने का जो कार्य किया जाता है मित्रों, वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि आखिर निदानात्मक परीक्षण है समस्या के कारणों की खोज करना, और उपचारात्मक शिक्षण है वो आखिर समस्या के समाधान की तरफ जो है कुछ तरीके से आगे बढ़ना, वो उपचारात्मक शिक्षण है। मतलब यहाँ पर एक परीक्षण है और दूसरा शिक्षण है। परीक्षण का अर्थ खोज करना है, शिक्षण का अर्थ सरल तरीके से जो कारण हमें पता चले थे उन कारणों के समाधान का चिंतन करते हुए सरलतापूर्वक छात्रों को क्या करना है? सिखाना है। बिल्कुल।
चलिए, आप सभी का स्वागत है मित्रों। जितने भी मित्र जुड़ रहे हैं उन सब का स्वागत करता हूं। मूल्यांकन व मापन के पश्चात क्या स्थिति बनती है मित्रों? मूल्यांकन और मापन के पश्चात अगर हम बात करते हैं तो दो स्थितियां बनती है। एक है निदानात्मक परीक्षण, है ना, क्लिनिकल डायग्नोसिस कह सकते हैं जिसको, निदानात्मक परीक्षण। और दूसरी एक स्थिति बनती है वो है उपचारात्मक शिक्षण मित्रों। क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। जब निदानात्मक परीक्षण की बात करते हैं तो समस्या के कारणों का पता लगाना, है ना। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या होगा? समस्या के कारणों का पता लगाना कि आखिर बच्चे में जो वांछित प्रगति हम देखना चाह रहे थे, आखिर वो क्यों नहीं दिखा पा रहा है। एक गंभीर प्रश्न है। अगर इसको नजरअंदाज करेंगे तो बच्चे का जो विकास है सदैव के लिए रुक जाएगा। और सही समय पर अगर आपने पहचान कर ली और उस पहचान करने के बाद अगर थोड़ा उपचार कर दिया, हो सकता है बच्चा कुछ समय में ही उस कक्षा में बाकी बच्चों के साथ एक स्तर के साथ जो है वो समझने का प्रयास करना शुरू कर देगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ हुआ यहाँ समस्या का समाधान करना, है ना। एक समस्या के कारणों की खोज करना, दूसरा समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ना, ये उपचारात्मक शिक्षण है। बहुत बढ़िया मित्रों, नमस्ते सभी को, नमस्ते है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। निदान यानी डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है देखिएगा। शाब्दिक अर्थ है छात्रों की समस्याओं के कारणों का पता लगाना। छात्रों की समस्याओं के कारणों का क्या लगाना? पता लगाना। जैसे मान लीजिए हम हिंदी में संधि का प्रकरण पढ़ा रहे थे, अच्छे से हमने संधि का प्रकरण पढ़ा दिया, उसके बाद हमने संधि का टेस्ट लिया और 5 बच्चे ऐसे थे कक्षा में जिन्होंने कोई संधि विच्छेद सही नहीं किया, जबकि हमने बहुत समय लेकर उस संधि को पढ़ाया था। तो मित्रों, बाद में जब उन 5 बच्चों से चर्चा की, पूछा कि भाई तुम्हारा नंबर 10 में से 0 ही कैसे आ रहा है, तो वो हो सकता है बाद में बताए कि सर आपने जो हमें समझाया था ऐसे ऐसे तोड़ते, लेकिन हमें तो वर्णों का ज्ञान भी ठीक से नहीं है ना, हम तो वर्णों के बारे में ही अभी कंफ्यूज हैं। तो मित्रों, जैसे ही पता चलता है कि ये तो वर्णों के बारे में ही कंफ्यूज हैं, तो फिर उपचारात्मक शिक्षण के तहत हम उन्हें वर्णों का अच्छे से ज्ञान कराएंगे, वर्ण से शब्द कैसे बनते हैं इसको अच्छे से समझाएंगे, फिर वर्णों को आपस में संधि की प्रक्रिया से जोड़ना समझाएंगे, फिर संधि विच्छेद करना समझाएंगे। तो हो सकता है कि वो बाकी के जो हमारे कक्षा के छात्र हैं उनकी समझ के बराबर वो भी अपना काम करने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले समस्या के कारणों का पता लगाना है। जैसे ही वास्तविक कारणों का पता चलता है तो हमें उपचारात्मक शिक्षण की दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण से पहले हमें जो करना होता है वो क्या करना होता है? निदानात्मक परीक्षण करना होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व किस प्रकार की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है मित्रों? तो उपचारात्मक शिक्षण से ठीक पहले निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। बहुत बढ़िया मित्रों, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं बहुत सावधानी के साथ जुड़े रहिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि श्रोता होना बहुत कठिन है ना। हाँ, वक्ता होना तो सरल लगता है कि कुछ बोल लीजिए, लेकिन श्रोता होना बहुत कठिन है। अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा। जिस प्रकार एक डॉक्टर पहले रोग का पता लगाता है और उपचार करता है, ठीक उसी तरह से शैक्षिक निदान के पश्चात उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाता है। वही बात आपको यहाँ पर फिर से लिखी हुई आपके सामने आ गई। शैक्षिक निदान का प्रयोजन ही उपचारात्मक शिक्षण है। शैक्षिक निदान का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। इसलिए शैक्षिक निदान किया जा रहा है, खोज की जा रही है। अर्थात विद्यार्थियों की कमियों की पहचान कर जब शिक्षक समाधान हेतु कार्य करता है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं मित्रों? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहज संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में क्या है मित्रों? सह संबंध है। सह संबंध है। ठीक है मित्रों, सह संबंध है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये सह संबंध किस तरह से, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। जहां एक खत्म होता है वहीं से दूसरा क्या हो जाता है मित्रों? प्रारंभ हो जाता है। जैसे आगमन और निगमन में, हाँ, समस्या का कारण पारिवारिक या विषय का ज्ञान दोनों ही हो सकता है। बिल्कुल, देखो समस्या का कई तरह के कारण हो सकते हैं। बच्चे को घर पर सही तरह से पढ़ने का कोई वातावरण नहीं मिलता है, ये भी समस्या का कारण हो सकता है। तो विषयगत कारण भी हो सकते हैं,
पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, सहपाठी भी कारण हो सकते हैं। आप सोचिए कि कुछ सहपाठी जो हैं किसी एक बच्चे विशेष को पढ़ने नहीं देते हैं और उसे किसी न किसी प्रकार से हैरेस करते हैं, तो वो विषय के प्रति इतना गंभीर नहीं रह पाता है। तो कारण जो हैं वो सामाजिक भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं और विषयगत भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, दोनों ही तरह से कारण हो सकते हैं। और ये कारणों का पता जैसे ही हमें लगता है, फिर हम उसके अनुरूप उस बच्चे को ट्रीट करने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर हमारा उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सफल हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिएगा गुलिन मायर्स व ब्यालर के अनुसार उन्होंने एक यहाँ पर एक परिभाषा के रूप में यहाँ पर एक बात कही है। देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है ना। ये कौन कह रहे हैं? गुलिन मायर्स और ब्यालर कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मतानुसार समस्त शिक्षण में इन कमियों के निदान हेतु विशिष्ट उपचारात्मक प्रविधि को अपनाया जाता है। ये दो विद्वान हैं हमारे, गुलिन मायर्स और ब्यालर। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मतानुसार समस्त शिक्षण में इन कमियों के निदान हेतु, यानी जो कमियां हैं उनके निदान हेतु विशिष्ट उपचारात्मक प्रविधि को क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण के प्रकारों की अगर हम बात करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण को हम दो प्रकारों में पढ़ सकते हैं। एक प्रकार जो है जिसको हम कह रहे हैं सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण और दूसरा है वैयक्तिक उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण को अंग्रेजी में रेमेडियल क्लास कहते हैं या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण है और अक्सर रेमेडियल क्लासेस जो हैं वो एक कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक द्वारा ज़रूर लगाई जाती है, ताकि बच्चों को कुछ और अतिरिक्त अच्छे से समझाया जा सके, ताकि बच्चों का विषयगत जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा हो सके, ठोस हो सके। इसलिए निरंतर प्रयास किया जाता है। तो एक सामूहिक है और दूसरा क्या है मित्रों? वैयक्तिक होता है। उपचारात्मक शिक्षण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है? जय श्री कृष्णा सभी मित्रों को। हाँ, नमस्ते। और यहाँ तक मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए, बहुत सारे मित्र अभी जुड़े हैं, है ना, तो एक मिनट में आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा, हम यहाँ से शुरू हुए थे कि हम निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकार, ठीक है, इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। और भाषा में मूल्यांकन का बहुत महत्व होता है। शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारगत परिवर्तन, ये ट्राइंगल जो है बीएस ब्लूम द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर सामान्य रूप से हम समझें तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और छात्र को कितना अधिगम हुआ या शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में कितना सफल हुआ, इन दोनों ही बातों का पता करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में अगर हमें पता चलता है कि कुछ बच्चों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, तो शिक्षक को भी अपनी शिक्षण विधि को थोड़ा बदलने की आवश्यकता होगी। और छात्रों में वास्तव में कुछ छात्रों ने सही प्रदर्शन नहीं किया, इसके वास्तविक कारणों का जब हमें पता लगाना होता है तो निदानात्मक परीक्षण करेंगे। और निदानात्मक परीक्षण में जो कारण हमें पता चलते हैं, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए उसके उपचारात्मक शिक्षण की हम व्यवस्था करते हैं। मित्रों, तो यहाँ तक हमने बात की थी। इसके बाद वही वाली बात है कि शिक्षक द्वारा खराब प्रदर्शन करने के कारणों की खोज की जाएगी और कारणों का पता चलते ही छात्रों के लिए विशेष रूप से अलग से कक्षाओं की व्यवस्था, अलग से उन्हें पास में बिठाकर सरल तरीके से समझाने का प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जाता है। मापन व मूल्यांकन के पश्चात दो प्रमुख क्रियाएं हम करते हैं, एक निदानात्मक परीक्षण, दूसरा उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण समस्या के कारणों का पता लगाना है और उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है समस्या का समाधान करना है। ठीक है, निदान का जो शाब्दिक अर्थ है छात्रों की समस्याओं के कारणों का पता लगाना, जिसको अंग्रेजी में हम कहें तो डायग्नोसिस है। जिस प्रकार एक डॉक्टर जो है किसी रोगी का उपचार करने से पहले उसमें कौन सा रोग है ना, उसे कौन सा रोग लगा है इसका पता लगाता है, ये पता लगाना डायग्नोसिस है ना। कुछ टेस्ट करवा सकता है ना, उससे कुछ हिस्ट्री पूछ सकता है और पता लगाता है, उसके बाद उपचार करता है। ठीक उसी प्रकार से है ना, शैक्षिक निदान के पश्चात ही उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाता है। शैक्षिक निदान का प्रयोजन ही उपचारात्मक शिक्षण है, यानी शैक्षिक निदान का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण करवाना। तो विद्यार्थियों की कमियों की पहचान कर जब शिक्षक समाधान हेतु कार्य करता है उसे ही हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों में सह संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुलिन मायर्स व ब्यालर के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें
आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मतानुसार समस्त शिक्षण में इन कमियों के निदान हेतु विशिष्ट उपचारात्मक प्रविधि को अपनाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के कितने प्रकार बताएं मित्रों? 2 प्रकार बताए हैं, एक सामूहिक और दूसरा कौन सा है? वैयक्तिक। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सामूहिक और वैयक्तिक का अर्थ क्या है मित्रों? आप देखिएगा, कभी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और बच्चे कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं कि सर समझ में ही नहीं आया, यानी पूरा पाठ पढ़ाने के बाद सभी बच्चे यूँ कहते हैं कि सर समझ में ही नहीं आया। या फिर पूरा पाठ पढ़ाया और बच्चों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस समय उस पाठ का टेस्ट लिया सभी बच्चों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। इसका मतलब अब शिक्षक को फिर से पढ़ाना है उस टॉपिक को, है ना। और इस तरह से जब पूरी कक्षा को समझ में नहीं आ रहा है या पूरी कक्षा का प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो उन्हें पूरी कक्षा को वापस से क्या करना पड़ेगा? उपचारात्मक शिक्षण देना पड़ेगा, यानी उस टॉपिक को और अलग विधि से, अलग तरीके से, सरल तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होगा मित्रों, उसको कहेंगे सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण। ध्यान देना, यानी पूरी कक्षा को जब समझ में नहीं आता है और पूरी कक्षा को ही वापस से हम किसी अलग तरीके से, सरल तरीके से समझाने का, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो हमारा शिक्षण होगा वो सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण होगा। आपको समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया, महेंद्र आ गया है, स्वागत है बेटा। फिर देखिए वैयक्तिक, दूसरा क्या है? वैयक्तिक। दूसरा है वैयक्तिक, यानी किसी विशेष प्रकरण में केवल 2-3 छात्र कमजोर हो, यानी किसी विशेष प्रकरण में 2-3 छात्र अगर कमजोर हो तो व्यक्तिगत शिक्षण, निर्देशन और विशेष अभ्यास कार्य देकर उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। उसको हम वैयक्तिक उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण जहां पूरी कक्षा को ही समझ में नहीं आता और फिर से पढ़ाना होता है, तो सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण है। या फिर कक्षा में 50 बच्चे हैं और 4 बच्चों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो उन 4 बच्चों को अलग से हम सरल तरीके से समझाएंगे और पढ़ाएंगे, यही वैयक्तिक उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। बहुत बढ़िया मित्रों, स्वागत है। जितने नए मित्र जुड़ रहे हैं उनसे एक जरूर करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अगर पहली बार इस चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि हम रोज मिल सकते हैं। आप रोज मुझसे पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन मेरी ओर से संदेश आप तक पहुंचता है। कब आपके अंदर की आत्मा जगती हो और अचानक से आप अगर हिंदी के और रुख करते हैं और ये हिंदी और ये शिक्षण विधियां अगर आपके जीवन में कुछ अंक दे पाएं, तो आप सोचिए मेरी ये जो मेहनत और मेरा प्रयास है वो सार्थक हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के आखिर उद्देश्य क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो देखिए ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रमुख जो उद्देश्य वो ये है, अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करना। अधिगम में आने वाली बाधाओं को क्या करना है मित्रों? दूर करना है। सीखने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कक्षा हमने प्रारंभ की और आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी, एक बाधा आई अधिगम में आखिर, है ना। मेरे ओष्ठ को आप देख पा रहे हैं लेकिन मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, ये भी एक बाधा ही तो है। तो आप सोचिए अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करना। बच्चे को आखिर क्यों समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्या क्या कारण है ना, उनको दूर करना एक प्रमुख उद्देश्य है किसका? उपचारात्मक शिक्षण का मित्रों। बहुत बढ़िया। हाँ सुमन जी, फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए फिलहाल मेरी बुक कोई अभी मार्केट में आई नहीं है, जैसे ही कोई आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ऐसा आपसे आग्रह कर रहा हूं, ताकि सारी अपडेट्स मैं वहां पर डालता रहता हूं। तो आप ज़रूर जो है उससे जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो ये जो नंबर हैं, इन नंबरों पर ज़रूर एक बार व्हाट्सएप करिएगा, ताकि आपको विविध ग्रुप से मैं जोड़ पाऊँ और आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ हमेशा के लिए बनी रहे। दूसरा देखिएगा, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य मानसिक तनाव दूर कर। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कक्षा में कुछ गुमसुम से बैठे रहते हैं, मानसिक तनाव से युक्त होते हैं। तो मानसिक तनाव को दूर कर शिक्षण में अवरोध को दूर करना है। शिक्षण में जो अवरोध होता है, इसीलिए कहा जाता है कि कक्षा में घुसते ही मैं भी आपको सुविचार के माध्यम से थोड़ा जोड़ने का प्रयास करता हूं,
है ना, सीधे ही टॉपिक आपके सामने लिख कर पढ़ाना शुरू नहीं करता। इसका अर्थ यही है कि पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज होनी चाहिए। कक्षा में हमारे सभी बच्चों से एक बार अच्छे से आई कांटेक्ट हो जाना चाहिए। बच्चे अपनी अपनी दुनिया में हैं, वहाँ से निकलकर आपके साथ और आपके विषय के साथ जुड़ने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास हमें करना पड़ेगा पहले, है ना। इसलिए बच्चों को, और हमें लगता है कि आज 2 बच्चे बड़े गुमसुम और मायूस बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उन बच्चों के मूड को ठीक करने का प्रयास करना है, ताकि वो भी अधिगम की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोगी बन सकते हैं। तो ये सब शिक्षक के मनोवैज्ञानिक होने पर ही संभव होता है। इसलिए एक बार जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो अपने सभी बच्चों को सरसरी निगाह से आपको देखना चाहिए, और लगता है कि किसी बच्चे के साथ आज कुछ अलग सा व्यवहार, अलग सा चेहरा दिख रहा है, तो पहले उसको ठीक कीजिएगा। कुछ छुटपुट हास्य की बातें करते हुए सभी बच्चों को सजग कीजिएगा और फिर विषय का ज्ञान दीजिएगा। देखिए आपके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी उसका अधिगम बहुत मजबूत होने वाला है, क्योंकि बच्चों का ध्यान आपकी तरफ है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। और देखिएगा, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना। छात्रों की जो पर्सनल कठिनाइयां हैं, है ना, हो सकता है किसी बच्चे को दूर बैठने से, है ना, देखने में बहुत दिक्कत आ रही हो और वो सही तरह से पढ़ नहीं पाता हो, और वो टेस्ट होने के बाद जब नंबर कम आएंगे तब कहता है कि सर मैं कक्षा में पीछे की तरफ ही बैठा रहता हूँ, इसलिए जब आप पढ़ाते हैं सर मुझे बहुत अच्छे से नहीं दिखता है। तो आप सोचिए, शिक्षक हो सकता है उससे थोड़ा डांटे भी कि ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी बेटा तेरे को, लेकिन जिस दिन उसने बताया उस दिन से हमें समाधान करना है और उसे प्रथम पंक्ति में बिठाकर फिर हम आगे का काम करेंगे। हो सकता है, देखिए ये उसकी एक व्यक्तिगत कठिनाई थी, है ना, उस व्यक्तिगत कठिनाई को हमने क्या कर दिया, दूर कर दिया। हाँ, सेकंड ग्रेड की बुक आई नहीं है, आने ही वाली है, मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस का आगे पीछे हो गया है तो थोड़ा सा समय लग रहा है उसमें। हाँ, फिर देखिएगा, विषय विशेष की सीखने की अक्षमताओं को दूर करना। जैसे कुछ बच्चों को अंग्रेजी से डर लगता है, कुछ बच्चों को गणित से डर लगता है ना, तो कुछ बच्चों को विज्ञान से डर लगता है। तो विषय विशेष की सीखने की अक्षमताओं को दूर करना, है ना, यानी बच्चों को किसी विषय में अगर डर लगता हो तो बच्चों को सरल तरीके से पढ़ाते हुए उस विषय का मित्र उन बच्चों को बनाना पड़ेगा, ताकि वो अधिगम अच्छे से कर पाएं। फिर देखिएगा, पिछड़े बालकों को कक्षा स्तर तक लाकर विकास के समान अवसर देना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर, है ना, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देकर जो कक्षा का स्तर है उसके बराबर लाना और विकास के समान अवसर देना, ये भी उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन ये काम कई बार धरातल पर शिक्षक कक्षाओं में जाने पर करते नहीं हैं, है ना। और पहले तो शिक्षक चढ़ा हुआ मुंह लेकर अगर कक्षा में चला गया, आप सोचिए, तो बच्चे उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं, है ना। ऐसा जब हम पढ़ते थे तब भी आप किसी को याद कर सकते हैं कि हो सकता है कोई शिक्षक ऐसे ही हो जो बिल्कुल ही पूरी कक्षा में मुस्कुराते ही नहीं हो, है ना। और मुस्कुराना उतना ही है जितना आवश्यक है। ऐसा भी नहीं कि हम मुस्कुराते ही मुस्कुराते रहें तो बच्चे समझेंगे क्या है, सर पढ़ाते तो है ही नहीं, मुस्कुराते ही रहते। तो नहीं, एक सम्यक हमारा हिसाब किताब होना चाहिए। हम मुस्कुराएंगे भी सही, है ना, हम थोड़ा सा बच्चे की और कभी वक्र दृष्टि से भी देखेंगे, है ना, बहुत। लेकिन आप सोचिए, ये आपकी अपनी टेक्निक्स होगी कि हम बच्चों को किस तरह से जोड़े रखेंगे कक्षा में, ये बहुत महत्वपूर्ण। जैसे मैं अभी हो सकता है यहाँ से आपको इधर उधर देखने नहीं दे रहा हूँ, है ना, हो सकता है घर वाले आपको आवाज़ दे रहे हों और आप कह रहे हो कि नहीं, है ना, कक्षा चल रही है। तो आप सोचिए, ये कहीं न कहीं हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे और जुड़ाव महसूस करना और बच्चे को जोड़े रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। छात्रों के अंदर से झिझक दूर करना। छात्रों के अंदर जो झिझक है पढ़ने को लेकर, किसी पर्टिकुलर प्रकरण को लेकर, हो सकता है कि किसी को संधि नहीं आती हो, किसी को समास नहीं आता हो अच्छे से, है ना, किसी को अव्यय में बहुत सारी दिक्कत हो, है ना, हो सकता है बीज गणित से कोई बच्चा बहुत डरता हो, है ना, हो सकता है कि कोई सांख्यिकी से बहुत डरता हो, स्टैटिक्स से बहुत डरता हो, रेखा गणित से बहुत डरता हो। तो उसके अंदर की जो झिझक या डर है उसको बाहर निकालने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा, है ना। बिल्कुल, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, है ना, और आपके इतने प्रणामों को देखकर बस मैं भी नतमस्तक हो जाता हूँ कि हमारे बहुत सारे मित्र हैं, है ना, जो प्रयास करते हैं कि निश्चित तौर पर मधुरम हिंदी से आपका निरंतर जुड़ाव बना रहे और आपके लिए मैं कुछ न कुछ करता रहूं। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना भी उपचारात्मक शिक्षण का क्या है, एक उद्देश्य है। छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत करना। देखिए,
शारीरिक रूप से तो अपने आप में बच्चा ठीक हो या नहीं हो ये हम बाद में पता लगाएं और उसका प्रयोग करें, लेकिन छात्रों को मानसिक रूप से बड़ा मजबूत किया जाता है। फिर देखिएगा, शिक्षक द्वारा व्यक्तिशः ध्यान देकर, ध्यान देना, व्यक्तिशः ध्यान देकर छात्रों की शैक्षिक स्थितियों में परिवर्तन लाना, यानी शैक्षिक रूप से जो छात्र पिछड़े हैं उनकी स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए एक शिक्षक जो है वो व्यक्तिगत प्रयास करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया के 2 अंग हैं, अभी हमने पढ़ा उसी को थोड़ा सा वापस अलग तरह से हम पढ़ रहे हैं। उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया के 2 अंग हैं, या मूल्यांकन मापन के बाद 2 तरह की प्रक्रियाओं से हम गुजरते हैं, है ना। तो ये 2 अंग कौन से हैं? एक निदानात्मक परीक्षण है मित्रों, और दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं इसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जब शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की निष्पत्ति का पता लगाकर उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है ना, उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है, या कहते हैं। कुल मिला के कारणों का पता लगाना, कारणों का पता लगाना, ठीक है, कारणों का पता लगाना जो है वो निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। फिर उपचारात्मक शिक्षण की जब बात की जाती है मित्रों, तो उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने की प्रक्रिया, विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने की जो प्रक्रिया के रूप में उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है ना, प्रक्रिया को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है ना। ये जो प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है, ध्यान रखिएगा। यानी जब कारणों का पता चल जाए और उन कारणों का पता लगने के बाद हम कुछ अपनी ओर से सोचते हैं कुछ तरीके जिसके द्वारा उन कारणों को हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और बच्चे को उस प्रत्यय को अच्छे से समझाने में हम सफल होंगे। इसीलिए तो हम शिक्षक हैं, चुनौतियों से हम नहीं घबराते हैं। चुनौतियां भले व्यक्तिगत मिलती हो या सामाजिक, हमारा प्रयास होता है कि हम ज़रूर उसका मुकाबला करते हैं मित्रों। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। एक बार जरूर आप सब लोग सहमति दे दीजिएगा, आगे बढ़ें क्या? सभी का ध्यान इधर है क्या मित्रों? आगे बढ़ते हैं। चलिए, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, है ना। उपचारात्मक शिक्षण के बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ टेंटेटिव हमने लिखे हैं, उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं मित्रों। तो उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र हो सकते हैं पाठन या भाषण, बोलने में या पढ़ने में बच्चे को कहीं न कहीं कठिनाई आती हो। लेखन में भी हो सकता है कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो। उच्चारण में भी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। भाषा या व्याकरण में भी उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अंक गणित आदि में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र प्रायः जो यहाँ पर लिखे गए हैं वही उपचारात्मक शिक्षण के बड़े बड़े क्षेत्र हैं हमारे। फिर देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, है ना, सिद्धांत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कमजोर बच्चों को हम अगर डांट देते हैं बहुत जरूरी, तेरे बस की बात नहीं, चल हट यहाँ से। आप सोचिए, कोई भी शिक्षक इस तरह के शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करें, क्योंकि कोमल बाल मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और एक शिक्षक को बहुत सकारात्मक भूमिका के साथ, ठीक है, शायद थॉमस अल्वा एडिसन की ही कहानी है कि माँ जो है, थॉमस अल्वा एडिसन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उनके विद्यालय में शिक्षक ने एक चिट्ठी लिखी थी, है ना, और माँ को बुलाकर कहा था कि ये तुम्हारा बच्चा जो है वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, है ना, इसके पास पढ़ने की पूरी क्षमताएं नहीं है ना, ये कभी नहीं पढ़ पाएगा। और उस चिट्ठी को, है ना, माँ ले जाकर संदूक में रख देती है और बच्चे को दूसरी तरह से समझाती है। और माँ के मरने के बाद उस संदूक को जब वो थॉमस अल्वा एडिसन, है ना, या जो भी एक वैज्ञानिक हैं, वो जब खोलते हैं, है ना, और वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, आप सोचिए, तो बहुत रोते हैं और अपने अंदर ही अंदर वो ये सोचते हैं कि माँ ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि आप सोचिए, वो कुछ समय ज़रूर उनका स्तर कमज़ोर रहा, लेकिन वो बहुत मेधावी छात्र बन गए बाद में और कई तरह के आविष्कार उन्होंने कर दिए। तो कह सकते हैं कि माँ ने किस तरह की सकारात्मक भूमिका बताई। शिक्षक ने हो सकता है अपनी भूमिका में कहीं कमी कर दी, लेकिन माँ ने उस चिट्ठी को बच्चे तक नहीं पहुँचाई और बच्चे को बताया ही नहीं कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, और बताया भी सही तो सकारात्मक बातें बताई। तो आप सोच सकते हैं इस तरह से हमें रखना है ना। हाँ, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है कि शिक्षण देते समय कभी भी छात्रों को आप कमज़ोर हो या कुछ नहीं आता नहीं कहना चाहिए।
है ना। ऐसा कहने से एक बच्चे का मनोबल बड़ा टूटता है, और बच्चे का मनोबल जब टूट जाता है तो आप सोचिए अगर उसने ये सोच लिया कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, तो आप सोचिए बहुत देर हो जाएगी और बच्चा जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, इससे छात्र अधिगम की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए हम नकारात्मक पुनर्बलन प्रबलन का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये बच्चे कमज़ोर हो सकते हैं, स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा केयर देते हुए, एक्स्ट्रा पढ़ाते हुए उन्हें वास्तविक कक्षा के बराबर हमें लाना है। फिर देखिए, एक तो ये दूसरी बात है कि उपचारात्मक शिक्षण छात्र के वास्तविक शैक्षिक स्तर से आरंभ किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि उपचारात्मक शिक्षण छात्र के वास्तविक शैक्षिक स्तर से आरंभ किया जाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा कक्षा 6 में है मान लीजिए, और कक्षा 6 में जब हम उसको गणित पढ़ा रहे हैं और बाद में पता चला कि ये कक्षा 6 की गणित की योग्यता नहीं रख रहा है ना, इसको तो दूसरी जैसी गणित आती है, खाली कक्षा दूसरी की गणित आ रही है, तो आप सोचिए हमें वास्तविक शैक्षिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। यानी जब हम अब उसको उपचारात्मक शिक्षण देंगे तो कक्षा 2 से हम उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे गणित को, ताकि धीरे धीरे वो कक्षा 6 के गणित को आराम से पढ़ पाए। ये इस सिद्धांत का अर्थ है कि शिक्षण छात्र के वास्तविक शैक्षिक स्तर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। आगे देखिएगा, छात्र को समय समय पर प्रगति का ज्ञान कराया जाना चाहिए। छात्र को, क्योंकि उससे अच्छा लगता है उसको, है ना, हर किसी को अपनी प्रशंसा और प्रगति सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बच्चा है, उसको मोटिवेट करना होता है। अगर वो कुछ कुछ बातें अच्छी बताता है तो उसको शाबाश कहना चाहिए और उसको उसकी प्रगति से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि सकारात्मक रूप से वो बहुत अच्छा और आगे कर पाए। छात्र को दिए जाने वाले कार्य के मूल प्रयोजन बताए जाए। छात्र को जो कार्य हम दे रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य उस बच्चे को समझाया जाए, ताकि वो और अधिक रुचि से उस कार्य को संपादित करेगा। ठीक है मित्रों, फिर देखिएगा, छात्र को दिए गए अभ्यास कार्य में विभिन्नता होनी चाहिए। एक ही तरह का अभ्यास कार्य देंगे तो बच्चे जो हैं बोर हो जाएंगे, है ना। इसलिए जो अभ्यास कार्य दिए जाए उसमें विभिन्नताएं होनी बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें प्रयास करना होगा। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। फिर देखिए आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अधिगम का हृदय या स्वर्ण पथ। अधिगम का हृदय या स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को कहा जाता है। इसलिए मेरी हर कक्षा में मैं प्रयास करता हूं कि मेरे शब्दों से आपको प्रेरणा दूं, प्रेरित करूं, है ना। कहते हैं कि ये प्रेरणा जो है ये बहुत महत्व रखती है अपने जीवन में। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारे पास सामर्थ्य होता है, लेकिन कुछ 2-4 लोग जो हमें एक ही तरह के मिल जाएं और वो आपके सामर्थ्य को बहुत कम कर सकते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा आपको अपने जीवन में मिलेगा जो हो सकता है आपके अंदर सोई हुई या खोई हुई उस प्रतिभा को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा प्रेरणा के माध्यम से, है ना। छात्र को सदैव सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि छात्र को सदैव सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। फिर देखिए उपचारात्मक शिक्षण का महत्व। वैसे जो उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य थे उसमें महत्व आ चुका है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का बहुत महत्व है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो कॉन्सेप्ट है रेमेडियल टीचिंग का, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और स्लो लर्नर्स के लिए स्पेशली ये बहुत कारगर कॉन्सेप्ट है। इसलिए देखिए, बालकों को अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं व योग्यताओं के अनुसार अधिगम के अवसर उपचारात्मक शिक्षण में मिलेंगे। पिछड़े बालकों की हीन भावना दूर होती है, क्योंकि एक शिक्षक उनको अपने पास में बिठाकर, है ना, पेरेंटल केयर करते हुए, है ना, पर्सनल टच देते हुए उन बच्चों को समझाएगा। तो बच्चों को हो सकता है 50 बच्चों के मध्य में ठीक समझ में नहीं आ रहा हो, और 10 बच्चों और 5 बच्चों के मध्य में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। छात्र कुछ समायोजन से बच जाते हैं, है ना। अगर सही तरह से हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उसका समायोजन ठीक नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो छात्र जो हैं वो कुसमायोजन से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, बालकों से संबंधित कुछ प्रमुख अधिगम जो अक्षमताएं हैं उस पर प्रश्न आता है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण जो अधिगम अक्षमताएं हैं उसको यहाँ पर मैंने लिखा है, परीक्षा में प्रश्न आता है, विगत वर्षों के पेपर उठाकर देख लीजिएगा। एक जो अक्षमता है जिसका नाम है डिसलेक्सिया। ध्यान देना, सब एक जैसे ही नाम दिखेंगे, डिसलेक्सिया। ठीक है मित्रों, डिसलेक्सिया एक प्रकार से एक विकार है, एक बीमारी है, यूं मान लीजिए साइकोलॉजिकल, है ना, शारीरिक पठन संबंधी विकार है। बच्चा ठीक तरह से इसमें पढ़ नहीं पाता है, अक्षरों की ठीक तरह से पहचान नहीं कर पाता है, वो डिसलेक्सिया है। ठीक है मित्रों, फिर देखिएगा डिसग्राफिया, दूसरी
एक अक्षमता है जिसका नाम है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है लेखन संबंधी विकार है, बच्चा ठीक तरह से लिख नहीं पाएगा, है ना, डिस्ग्राफिया है, ठीक है। तो डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिस्ग्राफिया ग्राफ ध्यान रखिएगा। तीसरा है डिसकैल्कुलिया। कैलक्यूलिया मतलब कैलकुलेशन, समझ जाना, कैलक्यूलिया यानी गणित से संबंधित है, कहीं कहीं डिसकैल्कुलिया है कैलकुलेशन यानी गणितीय कौशल संबंधी विकार। हो सकता है गणना संबंधी विकार, वो सही तरह से गणना नहीं कर पाए गणित में, तो ये कैलकुलिया है, ध्यान रखिएगा। चौथा है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार उत्पन्न होता है बच्चे में, वो ठीक तरह से लिख नहीं पाता है, चित्रांकन यानी चित्र नहीं बना पाता है, वो डिस्प्रैक्सिया, ध्यान रखना। डिस्ग्राफिया केवल लेखन संबंधी विचार है और डिस्प्रैक्सिया में लेखन और चित्रांकन दोनों के संबंध में विकार होता है। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मैं अभी एक आध दिन का डाल नहीं पाया हूँ, उसको थोड़ा कंप्रेस करना है, मैं डाल दूंगा, आज जरूर कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, सब डाल दूंगा। फिर देखिएगा डिस्फेसिया, है ना मित्रों, डिस्फेसिया। डिस्फेसिया यानी वाक्य क्षमता संबंधी विकार उत्पन्न होता है, वाक्य को ठीक तरह से पढ़ नहीं पाता है ना। और डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया जो है वर्तनी संबंधी विकार जो है डिस और ऑर्थोग्राफिया में उत्पन्न होता है। तो मित्रों आज का जो हमारा टॉपिक रहा उपचारात्मक शिक्षण, है ना, और निदानात्मक परीक्षण। पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण शुरू हो जाता है, और ऐसे बच्चों के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण जो है वो वरदान साबित हो रहा है, जो बच्चे कहीं न कहीं अपनी कक्षा के अनुरूप किसी विषय को ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पूर्व की कक्षाओं में हो सकता है उन्हें अच्छे से अधिगम नहीं हुआ हो, लेकिन कक्षा तो ये कक्षोन्नत तो हो गए हैं, लेकिन उस स्तर का बौद्धिक किसी विषय के निमित्त वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम मुख्य धारा से जोड़ते हैं, कक्षा में उनको समान अवसर जो है हम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है आज की जो कक्षा है आप सभी मित्रों के लिए बड़ी फ्रूटफुल हुई होगी। मैं ये पीडीएफ जो है मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, है ना, आप उस चैनल से जुड़ जाइए अगर जो मित्र नहीं जुड़े हैं, और साथ ही साथ ये कक्षा अगर आपको अच्छी लगती है अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं हमेशा कहता हूं आप सभी मधुरम हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं संख्या की तरफ नहीं जाऊंगा कि कितने आप मेरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं या लाइव क्लास में आप कितने लोग मेरे से मिलते हैं, है ना, ये ज़्यादा मायना नहीं रखता है। मायना ये रखता है कि दूर दराज में कहीं भी बैठा हुआ मेरा जो विद्यार्थी है वो इस पीडीएफ को, इस वीडियो को देखकर अगर कहीं न कहीं अपने ज्ञान को बढ़ाता है, उसके आत्मविश्वास में कहीं वृद्धि होती है और वो सफल होने का प्रयास करता है, और मैं कहीं छोटा सा सारथी के रूप में भूमिका निभाऊं। मेरे पास न अस्त्र है न शस्त्र है, लेकिन आप सभी मेरे अर्जुन हैं और मैं रथ पर बैठा हुआ हूं, आपको सही दिशा में ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए खूब मुस्कुराते हुए पढ़ाई कीजिएगा, है ना, और दूसरों की कमियों को खोजने का ठेका मत उठाइए, है ना, ये ठेके बहुत खराब हो जाएंगे, हमें खराब कर देंगे। इसलिए हमारे अंदर की कुछ जो त्रुटियां हैं उनको पहचान करें और उनको ज़रूर अलग करने का प्रयास करें अपने व्यक्तित्व से, ताकि आपके व्यक्तित्व में निरंतर क्या आएगा, निखार आएगा मित्रों। इसलिए दूसरों की कमियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, दूसरों की अच्छाइयों से ज़रूर हमें वास्ता रखना चाहिए। हर व्यक्ति में कमी है, इस संसार में जब आप ढूंढने जाएंगे तो हर व्यक्ति में कमी है, तो कमियों से हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं होना चाहिए, उसकी खूबियों से हमारा वास्ता होना चाहिए। तो आप सब लोग बहुत अच्छे मनोयोग से जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नवीन टॉपिक के साथ हम चर्चा करने वाले हैं और शिक्षण विधियों को निरंतर आगे बढ़ाना चाहता हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 4 शिक्षण विधियां पढ़ा के आपको चमत्कृत करके मैं गायब हो जाऊं, कोई दूसरा टॉपिक आपको शुरू कर दूं। मैं चाहता हूं शिक्षण विधियां पूरी की पूरी आपको दूंगा, और मेरे पास जितना सामर्थ्य है, जो समझ है ना, जो छोटा माँ सरस्वती से प्राप्त ज्ञान है, उसका उपयोग मैं आपके निमित्त करना चाहता हूं। बस आप जब भी मेरी कक्षा देखें मुस्कुराते हुए देखें, तनाव रहित हो जाए। जीवन में आपके लिए बहुत सारे अवसर हैं मित्रों,
है ना, इन अवसरों का आप भरपूर उपयोग कीजिएगा, आलस्य को दूर कीजिएगा। शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है मित्रों, और स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आप मन को ठीक रखेंगे। ज़्यादा दबाव महसूस नहीं करना है, चिंतन बहुत करना है, अधिकतम घंटों का उपयोग पढ़ाई में करना है, लेकिन मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि कह रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ते रहना है। कल फिर मिलते हैं मित्रों। अच्छा लगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को पहुँचाइए अपने मित्रों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।